बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टाइलिस्टिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टाइलिस्टिक्स में हम लोग आज के इस वीडियो में नॉन फ्रेज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टाइलिस्टिक्स में एक ये टॉपिक है जिसमें हम वर्ब फ्रेज, नॉन फ्रेज और क्लॉज को और एक्स एलिमेंट इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं नॉन फ्रेज को डिस्कस करने वाली हूँ। इंशाल्लाह मैं कमिंग वीडियोस में वर्ब फ्रेज और क्लॉज और एक्स एलिमेंट के ऊपर भी बात करूँगी। इस कॉन्सेप्ट के लिए किस बुक से मैं ये सारी बातें जो मैं करने वाली हूँ आज इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो किस बुक से मैं रेफ़र करने वाली हूँ, उसका नाम है स्टाइलिस्टिक्स अ प्रैक्टिकल कोर्स बुक बाय लॉरा राइट एंड जोनाथन होप। इस बुक से मैं तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग नॉन फ्रेज। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द नॉन फ्रेज। ठीक है, कि नॉन फ्रेज होता क्या है। ठीक है, द टर्म NP स्टैंड्स फॉर नॉन फ्रेज। ठीक है, नॉन फ्रेज की जो शॉर्ट टर्म है, जो शॉर्ट एब्रिवेशन है, वो है NP। ठीक है, सो द टर्म NP स्टैंड्स फॉर नॉन फ्रेज। A noun phrase is a grammatical unit that includes a noun and its modifiers। ठीक है, यानी कि जो नाउन फ्रेज है वो एक ग्रामेटिकल यूनिट है, जैसे कि वीपी है और क्लॉज है और फ्रेजेस हैं। इसी तरीके से एनपी एक ग्रामेटिकल यूनिट है जिसमें नाउन होता है और साथ में उसके मॉडिफायर्स होते हैं। ठीक है, modifiers can be determiners, quantifiers, adjective, possessives and other elements that provide additional information about the noun। ठीक है, सो ये modifiers different types के होते हैं। NP में आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। द नाउन फ्रेज सर्व्स एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट विद इन आ सेंटेंस। हम एनपी के ऊपर तो बात करने वाली हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एनपी का एक ही फंक्शन हो, वो डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो एनपी है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल है द टॉल यंग बॉय रैन अक्रॉस द फील्ड्स। ठीक है, इस सेंटेंस में द टॉल यंग बॉय ये एक एनपी है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास एग्जाम्पल है जहाँ पे एनपी एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, जैसे कि शी बेक्ड अ डिलीशियस केक। ठीक है, अ डिलीशियस केक यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, उसी के बाद NP एज अ कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, जैसे कि माई फेवरेट हॉबी इज रीडिंग ओल्ड क्लासिक नॉवेल्स। तो यहाँ पे ओल्ड क्लासिक नॉवेल्स एक NP है जो एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है। ठीक है, इन स्टाइलिस्टिक्स ऐसा बहुत कम होता है कि जो सेंटेंस है उसमें NP सिंगल वर्ड के तौर पे आए। ठीक है, यानी कि जो पोजीशन है वो NP की बिफोर एंड आफ्टर अ वर्ब आर रेयरली occupied by a just single noun। Usually these positions are filled by group of two or more words known as noun phrases, although NP consists of more than one words, but these are grouped together because they function in exactly the same way as a single noun। यानी कि जो nouns होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम noun phrase के अंदर बहुत कम होता है कि उसमें सिर्फ एक ही noun हो, बल्कि देयर आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, बेशक वो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं लेकिन हम उसको एक ही कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कि एक एनपी है तो उसमें हमारे पास 3, 4, 5 वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं लेकिन हम उसको एक ही कैटेगरी में एनपी में डालते हैं, नॉन्स की कैटेगरी में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका एक ही फंक्शन होता है, वो नाउन्स को ही मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग नॉन फ्रेज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को, इसकी कंस्ट्रक्शन को। मैंने अभी डेफिनेशन इसकी डिस्कस की है कि बेसिकली एनपी क्या है, उसका आइडिया क्या है। ठीक है, नाउ अब हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करने लगे हैं कि एनपी की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी होती है। नॉन फ्रेजेस कंसिस्ट ऑफ वन हेड which must always be present and a number of further elements, all of which are optional। नॉन फ्रेज के अंदर एक हमारे पास आता है हेड नाउन जो कि हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो किसी भी नाउन का न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
एंड अ नंबर ऑफ फर्दर एलिमेंट्स, और कुछ और फर्दर एलिमेंट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ऑल ऑफ विच आर ऑप्शनल, यानी कि वो ऑप्शनल होते हैं, नेसेसरी नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं रिगार्डिंग नाउन। सो अगर वो निकल जाते हैं तो इतना कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता स्ट्रक्चर के ऊपर, मीनिंग के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये है कि ज़्यादा नाउन्स होंगे, ज़्यादा एडजेक्टिव्स होंगे उसके अंदर, तो हमें एक इलेबोरेटिव इंफॉर्मेशन regarding noun हमें मिलती है। So noun phrases can therefore consist of only one or very many words. If only word is present, it will usually be either a proper noun or a pronoun. हम ये कह सकते हैं कि जो noun phrase है उसमें एक word भी हो सकता है और एक word से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी noun phrase के अंदर सिर्फ एक ही word है तो वो उसका head word होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हेड वर्ड डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। सो अब हेड वर्ड की दो फॉर्म्स भी हो सकती हैं उसके अंदर, ठीक है। एक तो वो प्रॉपर कोई नाउन हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, अली, अहमद, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह से कुछ, या फिर वो प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, जैसे कि अहमद सॉ अली, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉ अहमद, ठीक है, यानी कि जो हेड वर्ड है, हेड नाउन है, उसकी जगह कौन ले सकते हैं, उसकी जगह ले सकते हैं नाउन्स और साथ में उसके प्रोनाउंस, ठीक है। यानी कि हम जो हेड वर्ड है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं प्रोनाउन के साथ, ठीक है। सो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं एनपी की, ठीक है। सो अब स्टाइलिस्टिक्स में देयर आर डिफरेंट स्लॉट्स इन नाउन फ्रेज स्ट्रक्चर, ठीक है। सो बेसिकली एनपी के अंदर हमारे पास 4 स्लॉट्स आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टाइलिशियंस वो कहते हैं कि जो नाउन फ्रेज होता है उसमें 4 स्लॉट्स होते हैं, जिसके अंदर उसके जो मॉडिफायर्स हैं, प्री मॉडिफायर्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं, वो सारे उसमें आते हैं, ठीक है। सो अब मैं इन स्लॉट्स के ऊपर बात करने लगी हूँ। सो हमारे पास पहला स्लॉट आता है डिटर्मिनर और इनोमिनेटर, देन हमारे पास स्लॉट नंबर 2 आता है प्री हेड मॉडिफिकेशन, देन हमारे पास स्लॉट नंबर 3 में आता है हेड नाउन, एंड देन हमारे पास स्लॉट नंबर 4 में आता है पोस्ट हेड मॉडिफिकेशन। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 2 ब्राइट स्टार्स इन द स्काई ट्विंकल्ड, ठीक है। अब ये मेरे पास एक सेंटेंस है। अब हम अगर इस सेंटेंस में एनपी को देखें, नॉन फ्रेज को देखें, तो वो है 2 ब्राइट स्टार्स इन द स्काई, ठीक है, और ट्विंकल्ड ये एक वर्ब है, ठीक है। सो अब अगर हम एनपी को इस सेंटेंस के अंदर एनालाइज करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम एनपी के अंदर स्लॉट्स देखते हैं। सो नॉन फ्रेज के अंदर हमारे पास 4 स्लॉट्स आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 स्लॉट्स फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्लॉट नंबर 1 में हमारे पास आते हैं डिटर्मिनर्स, इनोमिनेटर्स, क्वांटिफायर्स, ठीक है। सो जो 2 का वर्ड है ये है एक क्वांटिफायर, ठीक है, ये क्वांटिटी के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। सो यानी कि ये स्लॉट नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है ब्राइट, ठीक है, ये हमारे पास आता है स्लॉट नंबर 2 में, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये है प्री मॉडिफायर, ठीक है, यानी कि जो हेड वर्ड से पहले मॉडिफायर आता है वो, ठीक है। सो यहाँ पे जो ब्राइट वर्ड है वो है प्री मॉडिफायर, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास स्टार्स हैं वो हमारे पास आता है हेड वर्ड, ठीक है, यानी कि हेड नाउन, और ये वो वर्ड है जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, रिमूव नहीं कर सकते। वो किस तरीके से, वो मैं अभी आपको फर्दर बताऊंगी, ठीक है। इन द स्काई ये हमारे पास आता है स्लॉट नंबर 4, जिसमें हमारे पास आता है पोस्ट मॉडिफायर, ठीक है, यानी कि ये नाउन के बाद आते हैं, ठीक है। तो यानी कि पोस्ट मॉडिफायर्स, ठीक है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि ये एक सेंटेंस था जिसके अंदर 4 स्लॉट्स फुलफिल थे, जैसे कि 2 ब्राइट स्टार्स इन द स्काई ट्विंकल, ठीक है। अब एक एक करके हम ये जो स्लॉट्स हैं उनको रिमूव करते जाते हैं। जैसे कि अगर 2 को मैं रिमूव कर दूं, ब्राइट स्टार्स इन द स्काई ट्विंकल्ड, ठीक है, सेंस पूरी बन रही है। अगर मैं स्लॉट नंबर 4 को डिस्कार्ड कर दूं, ब्राइट स्टार्स ट्विंकल्ड, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एडजेक्टिव को भी डिलीट कर दूं जो कि स्लॉट नंबर 2 में है, स्टार्स ट्विंकल्ड, ठीक है, यानी कि जो स्टार था, जो ये स्टार्स का जो वर्ड था ये था हेड नाउन, अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो सेंस पूरी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो स्लॉट नंबर 1, 2 और 3 के अंदर जो चीज़ें थी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बेस के ऊपर कि कितने स्लॉट्स एक सेंटेंस के अंदर फुलफिल्ड हैं, उसी के बेस के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स में सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर एक सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है 2 ब्राइट स्टार्स इन द स्काई ट्विंकल,
तो इस तरह का सेंटेंस हमारे पास आएगा टाइप 1, ठीक है। अब इसी को अगर हम चेंज करें थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ब्राइट स्टार्स इन द स्काई ट्विंकल्ड, ठीक है, यानी कि हमने 2 को रिमूव कर दिया, तो अब जो सेंटेंस बनेगा वो है टाइप 2, ठीक है। इसी तरीके से हम स्लॉट नंबर 4 को भी निकाल दें, ब्राइट स्टार्स ट्विंकल्ड, ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगा टाइप 3। इसी तरीके से अगर हम ब्राइट वाला वर्ड भी निकाल दें स्लॉट नंबर 2 में से, तो हमारे पास रह जाएगा स्टार्स ट्विंकल्ड, तो ये होगा टाइप 4, ठीक है। इस तरीके से हम टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्लॉट्स फुलफिलमेंट, ठीक है। जितने स्लॉट्स फुलफिल होंगे उसको हम फर्दर डिवाइड करते जाते हैं, और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से हम करते जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए मेरे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, जो है द लार्ज ओल्ड हाउस ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास 4 स्लॉट्स फुलफिल्ड हैं, ठीक है, यानी कि जो दा है वो स्लॉट नंबर 1 है, उसके बाद जो लार्ज ओल्ड 2 वर्ड्स हैं वो स्लॉट नंबर 2 में हैं, जो कि हैं एडजेक्टिव्स। हाउस ये है हमारे पास स्लॉट नंबर 3, दैट इज़ द हेड वर्ड, एंड ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, ये हमारे पास आते हैं स्लॉट नंबर 4 में, ठीक है। सो अगेन अब हम सेम टाइप 1, टाइप 2 वाला हम काम करने लगे हैं, एक एक एलिमेंट को हम रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम स्लॉट नंबर 4 को निकाल दें, द ओल्ड हाउस ऑन द कॉर्नर, ठीक है, ऑफ द स्ट्रीट को हमने निकाल दिया, तो ये हमारे पास हो गया टाइप 1। इसी तरीके से द लार्ज ओल्ड हाउस, ठीक है, अब हमने ऑन द कॉर्नर को निकाल दिया, तो ये हो गया हमारे पास टाइप 2, ठीक है। अब अगर हम जो स्लॉट नंबर 2 है उसको निकाल दें, द हाउस रह जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइप 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डिटर्मिनर को भी रिमूव कर दें, यानी कि हम उसको स्पेसिफिक ना करें और सिंपल रह जाएगा हाउस, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि नॉन फ्रेज के अंदर कितने स्लॉट्स के अंदर कितने वर्ड्स हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास ये थे 4 स्लॉट्स। अब मैं एक एक करके इन स्लॉट्स के ऊपर बात करूंगी कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, और कौन सी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी आती है प्री मॉडिफिकेशन। प्री मॉडिफिकेशन मीन्स वो वाले मॉडिफायर्स जो नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। सो नाउन से पहले हमारे पास आते हैं 2 स्लॉट्स, स्लॉट नंबर 1 एंड स्लॉट नंबर 2। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्लॉट नंबर 1 एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्लॉट नंबर 2। स्लॉट नंबर 1 में हमारे पास आते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है, जो नंबर्स के होते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कि फर्स्टली, सेकेंडली, फ्यू, लिटल, सम, सेवरल, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं, सो वो सब होते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है। इसी के साथ जो स्लॉट नंबर 1 है उसमें आते हैं डिटर्मिनर्स, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स में मज़ीद हमारे पास आते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल्स द, जिसको हम स्पेसिफिक करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि द कैट, द एप्पल, द हाउस, ठीक है, यानी कि ये हम स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, जो अ से एन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि वो जनरल होते हैं, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम स्लॉट नंबर 2 की बात करें, सो इसमें आ जाते हैं हमारे पास एडजेक्टिव्स, जो किसी भी नाउन की एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, जैसे कि न्यू ड्रेस, ओल्ड हाउस और लेदर सोफा, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स जो नाउन से पहले आते हैं एडजेक्टिव्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव्स का अच्छे से पता होगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्लॉट नंबर 2 में बेसिकली एडजेक्टिव्स आते हैं, और ये एडजेक्टिव्स हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर स्लॉट नंबर 2 ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट नहीं है, तो वो ईजी रहता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि एडवर्टीज़मेंट में, ख़ास तौर पे एडवर्टीज़मेंट्स में, न्यूज़पेपर्स में, जो स्लॉट नंबर 2 होता है ना, वो बहुत लंबा होता है, उसमें काफ़ी डिटेल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस की वजह से। अब जैसे कि एक सेंटेंस है, अगर हम उसमें एडजेक्टिव से ज़्यादा नहीं लगाते तो उसको आगे हमें सेंटेंस में एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। सो क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स में, न्यूज़पेपर्स में स्पेस का मसला होता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि जो स्लॉट नंबर 2 है उसमें ज़्यादा डिटेल्स डालते हैं रिलेटेड टू नाउन। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है, यहाँ पे आपने ख़ास तौर पे स्लॉट नंबर 2 को देखना है कि किस तरीके से अनलोंगेटेड एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं, और इस तरह के एडजेक्टिव्स खास तौर पे एडवर्टीजमेंट्स में और न्यूज़पेपर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज़ द एब्सोल्युटली स्टनिंग न्यू स्मार्टफोन फ्रॉम XYZ कंपनी,
ठीक है। सो यहाँ पे एब्सोल्युटली स्टनिंग न्यू, यहाँ पे 3 एडजेक्टिव्स हमारे पास यूज़ हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे ना लिखते और आगे लिखते तो ये हमें शायद डिफरेंट सेंटेंसेस में लिखना पड़ता, ठीक है। एक और मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है, एन इनक्रेडिबल डिलीशियस माउथ वाटरिंग पिज़्ज़ा, ये भी एडवर्टीजमेंट की एग्जांपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, और एक्सेप्शनल कंफर्टेबल लग्जूरियस लेदर सोफास, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेप्शनल कंफर्टेबल लग्जूरियस लेदर, यहाँ पे हमारे पास 4 एडजेक्टिव्स हैं जो मॉडिफाई कर रहे हैं सोफास को। सो इस तरीके से स्लॉट नंबर 2 को हैवी तरीके से फुलफिल करते हैं एडवर्टीजमेंट वाले, न्यूज़पेपर्स वाले, ठीक है, ताकि वो स्पेस ज़्यादा ना लें। सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेड वर्ड दैट कम्स इन स्लॉट नंबर 3। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो हेड वर्ड होता है वो किसी भी नॉन फ्रेज का न्यूक्लियस होता है, इसेंशियल पार्ट होता है, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते और वो हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। सो हेड वर्ड के बारे में आपको यही सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। So moving forward now I'm going to talk about the slot number 4, that is post modification. Post modification यानी कि वो मॉडिफायर जो नाउन के बाद आता है, जैसे कि प्री मॉडिफायर था जो नाउन से पहले था। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, द ओल्ड न्यू हाउस एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। यहाँ पे जो स्लॉट नंबर 4 है ये है पोस्ट मॉडिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑथर्स प्रेफर करते हैं कि जो स्लॉट नंबर 4 है उसमें डिटेल्स ऐड की जाएं, ठीक है, बजाय इसके कि स्लॉट नंबर 2 में ऐड की जाएं डिटेल्स, क्योंकि स्लॉट नंबर 2 और 4 यूज़ होता है फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। अगर हम स्लॉट नंबर 2 में एक्स्ट्रा डिटेल्स डालते जाते हैं, यानी कि 3, 4, 5 हम एडजेक्टिव्स उसमें डालते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हेड नाउन होता है वो फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द एनपी वो उससे दूर होता जाता है। अब एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था द, ठीक है, अब कोई 5-6 वर्ड के बाद हमारे पास हेड नाउन आ रहा है। इस तरीके से क्या होता है कि जो हेड वर्ड होता है ना वो नाउन फ्रेज से दूर होता जाता है, ठीक है। इसलिए ऑथर्स प्रेफर करते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं रिगार्डिंग नाउन वो किस में स्लॉट नंबर 4 में इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है, द योगर्ट इन अ लार्ज न्यू ब्लू चाइना बोल वाज ऑन द टेबल। सो अब यहाँ पे द योगर्ट, ठीक है, द डिटर्मिनर है, स्लॉट नंबर 1 है, स्लॉट नंबर 2 यहाँ पे फुलफिल्ड नहीं है। योगर्ट जो कि हेड वर्ड है, ठीक है, और उसके बाद इन अ लार्ज न्यू ब्लू चाइना बाउल, ठीक है, ये हमारे पास आता है स्लॉट नंबर 4 जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, ठीक है। सो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन फ्रेज इन स्टाइलिस्टिक्स, जिसको मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। सो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ रिगार्ड वर्ब फ्रेज। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।